रात का सन्नाटा था। अमेरिका के ओरेगन में एक अजीब बेचैनी फैल चुकी थी। छोटे से शहर की गलियों में सब कुछ नॉर्मल दिख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ बहुत गलत हो रहा था। लोग अचानक बीमार पड़ने लगे थे, अस्पताल भर रहे थे और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे शुरू हुआ। क्या ये कोई साधारण बीमारी थी या इसके पीछे कोई हिडन प्लानिंग चल रही थी? कौन था जो इतनी खामोशी से पूरा सिस्टम हिला रहा था और क्यों? यही वो कहानी है जहां एक आध्यात्मिक आंदोलन धीरे धीरे पावर, कंट्रोल और डेंजरस एम्बिशन के जाल में फंसता चला गया। और इस पूरे खेल के सेंटर में थी एक ऐसी महिला जिसने एक गुरु के साम्राज्य को ऊंचाइयों तक भी पहुंचाया और फिर उसी साम्राज्य की नींव हिला दी। अगर आप ऐसी रियल स्टोरी समझना चाहते हैं जहां फेथ और मैनिपुलेशन के बीच की लाइन गायब हो जाती है, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, एक पूरा डार्क रियलिटी चेक है। ओशो की जिंदगी में कई लोग आए और गए, लेकिन अगर किसी एक इंसान ने उनकी दुनिया पर सबसे गहरा असर डाला तो वो थी मां आनंदशीला। एक ऐसी शख्सियत जो शुरुआत में सिर्फ एक साधारण लड़की थी, लेकिन धीरे धीरे ओशो के सबसे करीबी सर्कल का हिस्सा बन गईं। उनका इन्फ्लुएंस इतना बढ़ गया था कि आश्रम के हर बड़े डिसीजन में उनकी आवाज सुनाई देती थी। कई लोगों का मानना था कि असली कंट्रोल उनके हाथों में था और ओशो के पूरे सेटअप को चलाने वाला अनसीन सिस्टम वही थी। उनकी पर्सनैलिटी भी उतनी ही कॉम्प्लेक्स थी। चेहरे पर कॉन्फिडेंस भरी मुस्कान, लेकिन दिमाग में तेज कैलकुलेशन। वो सिर्फ एक फॉलोअर नहीं थी, वो एक स्ट्रैटेजिस्ट थी, एक ऐसी प्लानर जो हर सिचुएशन को अपने हिसाब से शेप देना जानती थी। एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद कहा था कि उनका ओशो के लिए प्यार ही उनकी हर एक्शन की वजह था। लेकिन क्या सच में ये सिर्फ डिवोशन था या फिर इसके पीछे पावर का गेम भी छिपा हुआ था? जब 1981 में ओशो अमेरिका पहुंचे तो उनके साथ एक बड़ा सपना भी आया, एक ऐसी स्पिरिचुअल सिटी बनाने का जो दुनिया में अपनी तरह की पहली हो। इस प्रोजेक्ट का नाम था रजनीशपुरम और इस पूरे एम्बिशियस सेटअप की कमान दी गई मां आनंदशीला को। जो काम उन्होंने वहां किया वो अपने आप में हैरान कर देने वाला था। वीरान जमीन के बीच एक पूरा फंक्शनल सिटी खड़ा करना, हजारों लोगों को ऑर्गेनाइज करना, एक पूरा सिस्टम डेवलप करना, ये सब इतनी तेजी से हुआ कि हर कोई उनकी लीडरशिप को नोटिस करने लगा। धीरे धीरे वो सिर्फ एक असिस्टेंट नहीं रही, बल्कि एक पावरफुल अथॉरिटी बन गईं। उनके डिसीजंस फाइनल माने जाने लगे और उनका एटीट्यूड भी पहले से ज्यादा अग्रेसिव होता चला गया। जहां एक तरफ ओशो खामोशी में थे, वहीं दूसरी तरफ शीला का कंट्रोल लगातार बढ़ रहा था। लेकिन क्या ये सिर्फ डेडिकेशन था या फिर कहानी किसी और दिशा में मुड़ने वाली थी? फिर आया 1984, एक ऐसा साल जिसने सब कुछ बदल दिया। ओरेगन के ही एक शहर दल्लास में अचानक सैकड़ों लोग बीमार पड़ गए। शुरुआत में इसे एक मेडिकल इश्यू समझा गया, लेकिन इन्वेस्टिगेशन ने जो रिवील किया उसने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया। ये कोई नेचुरल आउटब्रेक नहीं था, ये एक प्लान्ड बायो अटैक था। खाने में सैल्मोनेला बैक्टीरिया मिलाया गया था ताकि लोकल लोग बीमार हो जाएं और चुनाव प्रोसेस पर असर पड़े। और सबसे चौंकाने वाली बात, इस पूरे ऑपरेशन के पीछे नाम सामने आया मां आनंदशीला का। उन्होंने बाद में कहा कि ये सब उन्होंने ओशो को प्रोटेक्ट करने के लिए किया, लेकिन क्या ये सच था या फिर ये पावर बनाए रखने की एक कैलकुलेटेड चाल थी? जब ये पूरा मामला सामने आया तो हालात पूरी तरह बदल गए। ओशो ने पब्लिकली इस घटना को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बताया। उनके और शीला के बीच जो ट्रस्ट था वो टूट चुका था। इसके बाद शीला अमेरिका छोड़कर भागी, उन्हें गिरफ्तार किया गया और आखिरकार उन्हें जेल की सजा भी सुनाई गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज भी मां आनंदशीला को लेकर लोगों की राय बंटी हुई है। कुछ उन्हें एक डेंजरस क्रिमिनल मानते हैं तो कुछ उन्हें एक फियरलेस वुमन के रूप में देखते हैं जिसने अपने बिलीफ के लिए हर हद पार कर दी। असल सवाल अब भी वही है, क्या वो सिर्फ एक विलन थी या फिर एक ऐसी लॉयल सोल्जर जो अपने गुरु के लिए सिस्टम से टकरा गई? और इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें लौटना होगा उस शुरुआत की तरफ जहां से ये पूरी कहानी शुरू हुई थी। गुजरात के बड़ौदा में जन्मी शीला अंबालाल पटेल एक बिल्कुल साधारण फैमिली में पली बढ़ी थीं। एक सीधी सादी जिंदगी, छोटे छोटे सपने और एक नॉर्मल रूटीन।
उस वक्त तक उनके अंदर ऐसा कुछ नजर नहीं आता था जो आगे चलकर उन्हें दुनिया के सबसे कंट्रोवर्शियल फिगर्स में शामिल कर दे। लेकिन कभी कभी जिंदगी क्वाइटली अपना डायरेक्शन बदल लेती है और वही मोड़ इंसान को ऐसी जगह पहुंचा देता है जिसकी उसने खुद भी कल्पना नहीं की होती। यही वो मोड़ था जहां से शीला की कहानी एक बिल्कुल नए रास्ते पर जाने वाली थी। ये सब उस समय की बात है जब शीला कुछ दिनों के लिए अपने चाचा के घर रहने गई थीं। एक बिल्कुल सामान्य सा मौका जैसा हर परिवार में होता है, लेकिन यही साधारण लगने वाला पल उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। चाचा के घर के ठीक सामने जो व्यक्ति रहता था वही आगे चलकर पूरी दुनिया में अपने विचारों से पहचान बनाने वाला था, ओशो। एक दिन शीला खिड़की के पास बैठी थीं। सामने नजर गई तो उन्होंने एक शांत आदमी को सफेद कपड़ों में टहलते हुए देखा। बाद में उन्होंने बताया था कि उस पल में कुछ अलग था। कोई साफ वजह समझ नहीं आई, लेकिन वो दृश्य उनके अंदर तक असर कर गया। ये सिर्फ देखना नहीं था, कुछ कनेक्ट हुआ था। धीरे धीरे उनका ध्यान उसी तरफ जाने लगा। ये आकर्षण किसी इंसान के रूप तक सीमित नहीं था, ये उनके विचारों, उनकी सोच और उनकी मौजूदगी से निकलने वाली एनर्जी की तरफ था। शीला को लगने लगा कि वो जिस शख्स को देख रही हैं उसमें कुछ ऐसा है जो सामान्य नहीं है। उन्होंने ओशो के बारे में जानना शुरू किया, उनकी किताबें, उनके प्रवचन, उनकी बातें। समय के साथ ये रुचि बढ़ती गई। उन्होंने खुद कहा था कि उन्हें ऐसा महसूस होता था जैसे वो ओशो को पहले से जानती हों, जैसे ये कोई नई पहचान नहीं बल्कि पुराना संबंध हो। ये सोच धीरे धीरे उनके फैसलों को प्रभावित करने लगी। अब ये सिर्फ क्यूरियोसिटी नहीं रह गई थी, ये कमिटमेंट में बदल रही थी। शीला ने तय किया कि उनका रास्ता अब ओशो से जुड़ा होगा। ये फैसला आसान नहीं था, लेकिन उनके लिए साफ था, और यहीं से उनका सफर शुरू हुआ। एक ऐसा सफर जो आगे चलकर बहुत बड़े बदलाव लेकर आने वाला था। जिस मुलाकात को शुरू में एक साधारण संयोग समझा गया था, वही आगे जाकर एक बड़े अध्याय की शुरुआत बन गई। कभी कभी ऐसे ही छोटे पल पूरी दिशा बदल देते हैं। शीला के साथ भी यही हुआ। एक नजर और उसके बाद सब कुछ बदलने लगा। जब शीला पहली बार ओशो के करीब पहुंची तो वो अनुभव सामान्य नहीं था। उस समय तक ओशो एक स्थापित आध्यात्मिक गुरु बन चुके थे। जब उन्होंने शीला को देखा तो उन्होंने शांत तरीके से उनका स्वागत किया, उन्हें अपने पास बुलाया और सिर पर हाथ रखा। उस एक पल का असर शीला के लिए गहरा था। बाहर से सब सामान्य था, लेकिन अंदर कुछ बदल रहा था। बाद में उन्होंने कहा था कि उस स्पर्श को वो शब्दों में नहीं समझा सकती। उनके लिए वो एक क्लियर सिग्नल था, जैसे उन्हें अपना रास्ता मिल गया हो। अब उनके लिए ये सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, बल्कि एक दिशा तय हो चुकी थी। इसके बाद शीला ने फैसला लिया कि वो आश्रम में रहेंगी। शुरुआत में उन्होंने वही काम किए जो बाकी लोग करते थे, कैंटीन में मदद, मेहमानों की देखभाल, रोजमर्रा की जिम्मेदारियां। लेकिन यहां एक फर्क था, उनका फोकस और उनका डेडिकेशन बाकी लोगों से अलग था। आश्रम में हर दिन उनके लिए एक सीख जैसा था। वो ओशो की बातों को सिर्फ सुनती नहीं थी, उन्हें अपने अंदर उतारने की कोशिश करती थी। धीरे धीरे उनकी पहचान बनने लगी, लोग उन्हें नोटिस करने लगे। समय के साथ वो ओशो के करीब आती गईं। अब वो सिर्फ एक साधारण अनुयायी नहीं थी, उनका रोल बदल रहा था। उनकी समझ, उनका कॉन्फिडेंस और ओशो का उन पर भरोसा, इन सब ने मिलकर उन्हें एक अलग पोजीशन पर ला खड़ा किया। आश्रम के अंदर उनका नाम प्रभाव के साथ लिया जाने लगा। कुछ लोग उन्हें प्रबंधन संभालने वाली मानते थे, कुछ उन्हें ओशो के सबसे भरोसेमंद लोगों में गिनते थे। लेकिन असल बात यह थी कि शीला अब सिर्फ कोई भूमिका नहीं निभा रही थी, वो पूरे मिशन का हिस्सा बन चुकी थी। और यही वो चरण था जहां से चीजें धीरे धीरे एक बड़े स्केल पर जाने लगीं। आश्रम में कदम रखने के बाद शीला ने बहुत तेजी से अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी। शुरुआत वही थी जो बाकी लोगों की होती है, भोजन परोसना, सफाई में मदद करना, रोजमर्रा के छोटे काम। लेकिन उनके अंदर सिर्फ सेवा करने का माइंडसेट नहीं था। वो समझ चुकी थीं कि यहाँ स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, किसके पास अथॉरिटी है और किस रास्ते से ऊपर पहुंचा जा सकता है।
उनका फोकस साफ था, ओशो के सबसे करीब पहुंचना, और सिर्फ एक फॉलोअर की तरह नहीं बल्कि डिसीजन लेने वाली पोजीशन तक। उस समय आश्रम की सबसे मजबूत स्थिति में थी लक्ष्मी, जो ओशो की पर्सनल सेक्रेटरी थी। उनका काम करने का तरीका साफ और व्यवस्थित था और उन पर पूरा भरोसा किया जाता था। शीला ने सीधे टकराव का रास्ता नहीं चुना। उन्होंने लक्ष्मी के साथ काम करना शुरू किया, असिस्टेंट की तरह। बाहर से सब सामान्य दिखता रहा, लेकिन अंदर ही अंदर वो पूरे सिस्टम को समझ रही थी। कौन क्या संभालता है, कहां कमजोरी है और कहां एंट्री ली जा सकती है। उन्होंने धीरे धीरे अपनी पकड़ बनानी शुरू की। जहां भी छोटी समस्या होती वो आगे आकर उसे खुद हैंडल करती, कई बार बिना बताए चीजें सुलझा देती। इससे दो चीजें हुई, एक, लोगों को जल्दी सॉल्यूशन मिलने लगा, दूसरा, उनका भरोसा शीला पर बढ़ने लगा। अब लोग हर छोटी बड़ी बात लेकर उनके पास आने लगे। ये बदलाव धीरे धीरे हुआ, लेकिन साफ दिखने लगा। जहां पहले हर निर्णय के लिए लक्ष्मी की तरफ देखा जाता था, वहीं अब लोग शीला की राय लेने लगे। उन्होंने अलग अलग विभागों में अपनी मौजूदगी बढ़ाई, हर जगह जाकर प्रोसेस समझा और जहां जरूरत लगी वहां बदलाव भी किए। इससे उनका इन्फ्लुएंस लगातार बढ़ता गया। एक समय ऐसा आया जब आश्रम के अंदर एक अलग तरह का माहौल बनने लगा। बाहर से ये जगह ध्यान और शांति की लगती थी, लेकिन अंदर एक साइलेंट पावर स्ट्रगल चल रहा था और शीला इस खेल को समझ चुकी थी। वो जानती थी कि कब बोलना है, कब चुप रहना है और कब एक्शन लेना है। अब उनकी स्थिति सिर्फ मदद करने वाली नहीं रही थी। लोग सीधे उन्हीं के पास आने लगे थे। कई मामलों में वो फाइनल डिसीजन लेने लगी। उनकी तेज सोच और तुरंत फैसला लेने की आदत ने लोगों को कन्विंस कर दिया कि उनके पास क्लैरिटी है। धीरे धीरे ये बात आम हो गई कि अगर जल्दी समाधान चाहिए तो शीला से बात करो। यही भरोसा उनके लिए सबसे बड़ा एडवांटेज बन गया। अब वो सिर्फ एक साधक नहीं थी, उनका नाम असर के साथ लिया जाने लगा। और फिर वो समय आया जब उन्होंने लक्ष्मी की जगह ले ली। ये बदलाव अचानक नहीं था, ये लंबे समय से चल रही एक प्रोसेस का परिणाम था, जिसमें उन्होंने बिना शोर किए अपनी पोजीशन मजबूत की थी। इस बदलाव का असर बड़ा था। लक्ष्मी, जो सालों से इस भूमिका में थीं, अब पीछे हो गईं, और शीला, जो कुछ समय पहले तक सामान्य काम कर रही थीं, अब ओशो के सबसे करीब थीं। उनके पास एक्सेस था, अथॉरिटी थी और डिसीजन लेने की ताकत भी। इसी दौरान बाहर का माहौल भी बदल रहा था। ओशो के विचारों को लेकर भारत में विरोध बढ़ने लगा था। धार्मिक समूह और राजनीतिक लोग खुलकर सामने आ रहे थे। उनके भाषणों पर सवाल उठ रहे थे। सरकार के साथ रिश्ते भी पहले जैसे नहीं रहे थे। प्रेशर बढ़ रहा था। अंदर शीला का कंट्रोल मजबूत हो रहा था और बाहर विरोध तेज हो रहा था। इस स्थिति में उन्होंने खुद को सिर्फ सेक्रेटरी तक सीमित नहीं रखा। वो प्लानिंग करने लगी, आगे क्या करना है, कैसे सिचुएशन हैंडल करनी है। अब वो पूरे मूवमेंट की स्ट्रैटेजी तय करने वालों में शामिल थीं। जब हालात और जटिल होते गए, तब उन्होंने एक बड़ा फैसला सुझाया। भारत में रहना मुश्किल होता जा रहा था, विरोध रुकने वाला नहीं था। ऐसे में उन्होंने साफ कहा कि यहां रुकना अब सही नहीं है, उन्हें जगह बदलनी होगी। ये सिर्फ लोकेशन बदलने का फैसला नहीं था, ये पूरी दिशा बदलने वाला कदम था। और इसी निर्णय के साथ कहानी एक नए फेज में प्रवेश करने लगी। भारत में हालात अब ओशो के लिए आसान नहीं बचे थे। विरोध बढ़ रहा था, राजनीतिक दबाव साफ दिखने लगा था और मीडिया लगातार सवाल उठा रहा था। ऐसे माहौल में शीला ने यह समझ लिया कि अगर इस आंदोलन को आगे बढ़ाना है तो जगह बदलनी ही पड़ेगी। उन्हें ऐसी लोकेशन चाहिए थी जहां कम दखल हो और काम खुलकर किया जा सके। उनकी नजर अमेरिका पर गई। यहीं से एक बड़े प्लान की शुरुआत हुई। ये कोई छोटा कदम नहीं था। ओशो फाउंडेशन के फंड का इस्तेमाल करते हुए शीला ने अमेरिका के ओरेगन राज्य में लगभग 62,000 एकड़ जमीन खरीद ली। ये स्केल अपने आप में बड़ा था। यहां सिर्फ आश्रम नहीं बनना था, पूरा शहर खड़ा करना था। उन्होंने अपने लोगों के सामने साफ कहा कि ये जमीन सिर्फ रहने के लिए नहीं, एक नए सेटअप के लिए है। एक ऐसी जगह जहां उनका पूरा सिस्टम अपने नियमों पर चलेगा। इस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया रजनीशपुरम। धीरे धीरे दुनिया के अलग अलग हिस्सों से लोग वहां आने लगे।
हजारों की संख्या में अनुयायी उस सूखी जमीन पर बसने लगे। जहां पहले कुछ भी नहीं था, वहां सड़कें बनी, मकान खड़े हुए, खेती शुरू हुई और कम्युनिटी स्पेस तैयार होने लगे। एक पूरा ढांचा खड़ा हो गया और उसके केंद्र में थी शीला की प्लानिंग। यह सिर्फ आध्यात्मिक गतिविधियों तक सीमित नहीं था, यहाँ स्पष्ट रणनीति काम कर रही थी। किस तरह से जगह को विकसित करना है, लोगों को कैसे व्यवस्थित करना है, संसाधनों का उपयोग कैसे करना है, हर चीज पर कंट्रोल रखा गया। शीला ने ऐसा सिस्टम बनाया जहां लोग न सिर्फ वहां रहते थे बल्कि उसी सोच के साथ काम भी करते थे। एक तरह का बंद ढांचा तैयार हो रहा था जिसमें बाहर का दखल कम से कम रखा गया। रजनीशपुरम तेजी से पहचान बनाने लगा। कुछ लोग इसे आध्यात्मिक शहर कहते थे, कुछ इसे अलग तरह का सामाजिक प्रयोग मानते थे, लेकिन अंदर का संचालन साफ तौर पर संगठित था। हर विभाग काम कर रहा था और हर स्तर पर नियंत्रण बना हुआ था। शीला की भूमिका अब और स्पष्ट हो गई थी। वो सिर्फ मैनेज नहीं कर रही थीं, वो पूरे सिस्टम को चला रही थीं। इस पूरे सेटअप का एक असर और दिखा। अमेरिका में ओशो के अनुयायियों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। लोग अपनी पुरानी जिंदगी छोड़कर यहां आने लगे। कई लोगों ने अपनी जमा पूंजी तक दान में दे दी। इससे फंडिंग मजबूत हुई और विस्तार तेज हुआ। इसी दौर में ओशो की लाइफस्टाइल भी चर्चा में आने लगी। उनके पास 96 रोल्स रॉयस कारें थीं और एक प्राइवेट जेट भी। इस पर बहस शुरू हुई। कुछ लोगों ने इसे विरोधाभास बताया, जबकि उनके समर्थकों ने इसे अलग तरीके से देखा। उनका कहना था कि भौतिक और आध्यात्मिक जीवन साथ चल सकते हैं। अब रजनीशपुरम सिर्फ एक जगह नहीं रहा था, बल्कि एक पहचान बन चुका था और इसके पीछे जो मुख्य भूमिका थी वो शीला की थी। उन्होंने इसे सिर्फ प्लान नहीं किया, बल्कि जमीन पर उतार कर दिखाया। यहीं से उनका असर आश्रम के बाहर भी दिखने लगा। उन्होंने मीडिया को सीधे हैंडल करना शुरू किया। इंटरव्यू, प्रेस कॉन्फ्रेंस, टीवी बहस, हर जगह वो खुद सामने आती। सवाल कितने भी सख्त हों, उनका जवाब सीधे देती। वो बातचीत को अपने तरीके से मोड़ना जानती थीं। कई पत्रकारों ने कोशिश की कि उनसे कुछ ऐसा निकलवाया जाए जिससे विवाद बढ़े, लेकिन वो तैयार रहती थीं। एक बार जब उनसे पूछा गया कि क्या ओशो ने अमेरिका में कानून तोड़ा है, तो उन्होंने सवाल को ही पलट दिया और सामने वाले पर दबाव बना दिया। ऐसे कई मौके आए जब उनका रवैया आक्रामक भी दिखा, यहां तक कि लाइव कैमरे पर उन्होंने गुस्सा भी दिखाया। इस पूरे समय में एक और महत्वपूर्ण बात थी, ओशो का मौन। वो सार्वजनिक रूप से नहीं बोल रहे थे। उनकी बातचीत सीमित थी और उसी सीमित दायरे में शीला शामिल थीं। इसका सीधा असर यह हुआ कि ओशो तक पहुंचने वाली जानकारी पर उनका पूरा नियंत्रण हो गया। कौन सी बात अंदर जाए और कौन सी नहीं, ये तय करने का अधिकार उनके पास था। धीरे धीरे ये नियंत्रण और गहरा होता गया। अब सिर्फ व्यवस्था ही नहीं, बल्कि ओशो की छवि तक पर उनका असर दिखने लगा। अगर आश्रम के अंदर कोई समस्या खड़ी होती तो अक्सर उससे पहले ही उसका समाधान तैयार मिल जाता था। शीला हालात को आने से पहले पढ़ लेती थीं। बाहर से कोई विरोध उठता तो तुरंत जवाबी कदम तय हो जाते। कभी कानूनी तरीका, कभी राजनीतिक दबाव, तो कभी मीडिया के जरिए नैरेटिव बदलना। अब उनका रोल सिर्फ व्यवस्था संभालने तक सीमित नहीं था। वो योजना बनाती थीं, फैसले लेती थीं और उन्हें लागू भी करवाती थीं। उनकी पहचान अब एक साधारण मैनेजर से काफी आगे जा चुकी थी। वो सिस्टम को समझकर उसे अपने हिसाब से चलाने वाली व्यक्ति बन गई थीं। ओशो के लिए उनकी निष्ठा साफ दिखती थी और इसी वजह से उनके पास भरोसा भी था। इस भरोसे ने उन्हें वो जगह दी जहां से वो पूरे मूवमेंट को दिशा दे सकें। इसका असर बाहर भी दिखा। ओशो को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलने लगी और रजनीश मूवमेंट का विस्तार तेज हुआ। अनुयायियों के बीच एक धारणा बन गई थी कि अगर कोई व्यक्ति ओशो के लिए सबसे आगे खड़ा है तो वो शीला है। उनकी आवाज सबसे ज्यादा सुनी जाती थी और वही सबसे ज्यादा प्रभाव डालती थी। जैसे जैसे ओरेगन में रजनीशपुरम का विस्तार हुआ, वैसे वैसे शीला की ताकत भी बढ़ती गई। लेकिन अब उनका फोकस सिर्फ आश्रम तक सीमित नहीं था। उन्होंने अगला कदम तय किया, स्थानीय राजनीति में प्रवेश। उनका लक्ष्य साफ था, निर्णय लेने वाली जगहों पर अपने लोगों को बैठाना ताकि नीतियां उनके अनुसार बने। उन्होंने अपने करीबियों से साफ कहा कि बाहर से विरोध करने से ज्यादा असर सिस्टम के अंदर जाकर ही लाया जा सकता है। इसके बाद उन्होंने एक नया प्लान शुरू किया। अलग अलग शहरों से बड़ी संख्या में बेघर लोगों को लाया गया। उन्हें रहने की जगह दी गई,
खाना दिया गया और फिर धीरे धीरे उन्हें वोटिंग के लिए तैयार किया जाने लगा। ऊपर से ये काम मानवीय मदद जैसा दिखता था, लेकिन इसके पीछे एक स्पष्ट राजनीतिक उद्देश्य था। इस पूरे सेटअप का मकसद चुनावी समीकरण बदलना था, संख्या बढ़ाना, प्रभाव बनाना और फिर परिणाम को अपने पक्ष में मोड़ना। इतनी बड़ी गतिविधि लंबे समय तक छुपी नहीं रह सकती थी। मीडिया का ध्यान इस पर गया और जल्द ही प्रशासन भी सक्रिय हो गया। जांच शुरू हुई, सवाल उठने लगे और शक सीधे शीला तक पहुंचा। उन पर नजर रखी जाने लगी, लेकिन उन्होंने पीछे हटने के संकेत नहीं दिए। जब ये साफ होने लगा कि चुनावी योजना आसानी से सफल नहीं होगी, तब उन्होंने अगला कदम सोचा, एक ऐसा फैसला जिसने हालात को और गंभीर दिशा में धकेल दिया। 1984 में ओरेगॉन के वास्को काउंटी में एक अचानक क्राइसिस सामने आया। अलग अलग 10 रेस्टोरेंट्स में खाना खाने के बाद लोगों को वॉमिटिंग, फीवर और सीवियर स्टमक पेन होने लगा। देखते ही देखते करीब 700 से ज्यादा लोग बीमार पड़ गए। शुरुआत में इसे नॉर्मल फूड पॉइजनिंग समझा गया, लेकिन इन्वेस्टिगेशन ने एक शॉकिंग सच सामने ला दिया। कारण था एक बायोलॉजिकल एजेंट, सैल्मोनेला। ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये एक प्लान्ड बायो अटैक था। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, पिक्चर क्लियर होती गई। ये अमेरिका के इतिहास का पहला डॉक्यूमेंटेड बायो टेरर अटैक था और इस पूरे ऑपरेशन के सेंटर में नाम आया मां आनंदशीला। सरकार तुरंत अलर्ट हो गई। फेडरल एजेंसीज ने इसे नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया। मीडिया नैरेटिव भी तेजी से बदल गया। जहां पहले एक स्पिरिचुअल कम्यून की बात होती थी, अब वही जगह सस्पेशन के घेरे में आ गई। इस घटना का डायरेक्ट इंपैक्ट रजनीशपुरम पर पड़ा। पब्लिक परसेप्शन बदल गया। इन्वेस्टिगेशन शुरू होते ही कई लेयर्स खुलने लगीं। फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज, पावर मिसयूज और कई इलीगल एक्टिविटीज के संकेत सामने आने लगे। ये सिर्फ एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं लग रहा था, बल्कि एक ऑर्गेनाइज सिस्टम की तरफ इशारा कर रहा था। इसका असर ओशो की इमेज पर भी पड़ा। फॉलोअर्स के बीच कंफ्यूजन बढ़ने लगा। लोग सवाल पूछने लगे, क्या उन्हें इन सब की जानकारी थी या सिस्टम उनके नाम पर चल रहा था? इसी दबाव में ओशो को अपना साइलेंस ब्रेक करना पड़ा। उन्होंने मीडिया के सामने आकर साफ कहा कि शीला ने उनके ट्रस्ट का मिसयूज किया। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके नाम पर करोड़ों डॉलर का फ्रॉड हुआ और यहां तक कि उन्हें स्लो पॉइजनिंग देने की कोशिश भी की गई। ये स्टेटमेंट पूरे केस का टर्निंग पॉइंट बन गया। उन्होंने क्लियर किया कि ये सब उनकी टीचिंग्स के खिलाफ है। ना उन्होंने कभी वायलेंस सपोर्ट किया, ना मैनिपुलेशन। रिस्पॉन्सिबिलिटी सीधे शीला पर डाल दी गई। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन और तेज हो गई। शीला ने इस स्टेज पर ज्यादा पब्लिक डिफेंस नहीं दिया। वो क्वाइटली अमेरिका छोड़कर स्विट्जरलैंड चली गईं। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। 1985 में उन्हें स्विट्जरलैंड में अरेस्ट कर लिया गया। पहले से इंटरनेशनल वारंट जारी था और यूएस अथॉरिटीज ने उनका एक्स्ट्रेडिशन करवाया। कोर्ट प्रोसीडिंग्स के बाद उन्हें 20 साल की सजा सुनाई गई। हालांकि गुड बिहेवियर और कोऑपरेशन के चलते उन्हें पूरी सजा नहीं काटनी पड़ी। करीब 39 महीनों में ही रिलीज मिल गया। जेल से बाहर आने के बाद भी उन्होंने पब्लिक स्टेटमेंट्स बहुत लिमिटेड रखे। एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया, क्या आज भी आप ओशो से प्यार करती हैं? तो उन्होंने कामली जवाब दिया, हाँ, मैं आज भी उन्हें प्यार करती हूँ। ये जवाब सिंपल था, लेकिन उनके रिलेशनशिप की कॉम्प्लेक्सिटी दिखाता है, जहां डिवोशन भी था और कॉन्फ्लिक्ट भी। इस पूरे केस ने रजनीश मूवमेंट को गहराई से हिला दिया। हजारों फॉलोअर्स के लिए ये एक रियलिटी शॉक था। जिस कम्यून को वो एक आइडियल सिस्टम मानते थे, वहां से इतने सीरियस एलिगेशन सामने आना आसान नहीं था एक्सेप्ट करना। ओशो ने अपनी पोजीशन क्लियर की, लेकिन डैमेज ऑलरेडी हो चुका था। पावर, बिलीफ और कंट्रोल जब एक ही सिस्टम में मिलते हैं तो आउटकम अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है। अब असली सवाल यही है, क्या ये सिर्फ शीला का पर्सनल पावर गेम था या पूरा सिस्टम धीरे धीरे उसी दिशा में जा रहा था? अगर आपको ये ब्रेकडाउन वैल्यूएबल लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।